बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलती हैं। सो चलो पढ़ते हैं। इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री से 2021-22 के आसपास सवाल पूछे गए थे, तो इसकी जो हिस्ट्री है वो भी अपने आप में क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। इसकी जो हिस्ट्री है वो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश की। The Reserve Bank of India was established on 1st April 1935 under the Reserve Bank of India Act 1930। रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट है 1934-35 में बनाया गया था। तब जो रिजर्व बैंक बना वो 1935 में बना, लेकिन एक्ट कौन सा है, 1934 है। आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट इट टुक ओवर द फंक्शन ऑफ इशू पेपर करेंसी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट फ्रॉम इंपीरियल बैंक ऑफ। तो जब ये नहीं बना था तो देश के करेंसी का कंट्रोल सरकार के पास था और मनी कंट्रोल का या क्रेडिट का कंट्रोल एसबीआई के पास था, तब इंपीरियल बैंक के पास था। तो जैसे ये बनता है तो ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे ये पावर ले लेता है और साथ में इंपीरियल बैंक से भी ले लेता है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता बट परमानेंटली मूव्ड इनटू मुंबई 1937। तो ये पहले जो इसका हेडक्वार्टर बना था वो कहाँ पर बना था, वो कोलकाता में बना था, लेकिन बाद में इसको कहाँ पर मूव कर दिया गया, मुंबई में मूव कर दिया गया। कहाँ पर मूव कर दिया गया, मुंबई में उसको क्या कर दिया गया, मूव कर दिया गया। फर्स्ट गवर्नर कौन सी थी, मिसिस ऑसबॉर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। द सेंट्रल ऑफिस वेयर द गवर्नर सिट एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्म। तो जो भी मीटिंग वगैरह होती है ना बाई मंथली, रिजर्व बैंक ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, मॉनेटरी पॉलिसी को लेके जो भी मीटिंग होती है वो इसके हेडक्वार्टर मतलब कहाँ पर होती है, मुंबई में ही होती है। कहाँ पर होती है, मुंबई में होती है। मुंबई में होती है। जब होती है मुंबई में होती है, मुंबई में होती है। जब इसको शुरुआत किया गया था तो उस टाइम पे इसकी पेड अप कैपिटल कितनी थी, 5 करोड़ थी। इसको 1 जनवरी 1956 को क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया। इसको फिर कब और फंक्शनिंग है स्टेट ओन एंड स्टेट कंट्रोल सेंट्रल बैंक, और तब से ये जो बैंक है ये स्टेट ओन और स्टेट कंट्रोल है। स्टेट मतलब सरकार के द्वारा कंट्रोल किया गया है। द रिजर्व बैंक हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर ऑफ 100 ईच। तो टोटल 5 करोड़ इसकी पेड अप कैपिटल है, इसके टोटल कितने शेयर हो गए, 100 शेयर हो गए। और 100 शेयर के बाद जो अगर देखा जाए तो 100 शेयर के बाद हर शेयर कितने का है, 5 लाख। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन इट्स ऑल शेयर, और इसके सारे शेयर्स किसके पास है, सरकार के पास, हमारी भारत की सरकार के पास। अच्छा चलो एक बात बताता हूँ। इंडिया में इस टाइम पे एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 1,15,000 पे पहुंच चुका है। पता है कौन सी है, TCS। यस, MRF। इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका शेयर 1 लाख क्रॉस कर, MRF का है। इस टाइम पे मैं बताऊं कितना चल रहा है इस टाइम पर्टिकुलर, एक 1,06,000 के आसपास चल रहा है, 1,06,000। एक 1,06,000। तो थोड़ी सी इसकी डीप हिस्ट्री जरूरी है, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ। यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो थोड़ी सी इसकी जो हिस्ट्री है उसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हिस्ट्री क्या कहती है, द सेंट्रल बैंक वॉज फॉर्म्ड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन हिल्टन यंग कमीशन। 1926 में कमीशन आया था, हिल्टन यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन भी बोला जाता था, और इंडियन करेंसी और फाइनेंस पे ये कमीशन बनाया गया। आरबीआई के एक्ट 1934 है जिसने इसको स्टैट्यूटरी का ओहदा दे दिया है 1935 में। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी, जो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया जा सके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो लीगली बनाई जाती है वो, पहले जो बर्मा होता था वो इंडिया का हिस्सा था, तो 1937 में उसको
मतलब इंडिया से बाहर किया गया, लेकिन अलग होने के बावजूद भी 1947 तक बर्मा का सेंट्रल बैंक कौन रहा? आरबीआई। समझ रहे हो ना, इंडिया के साथ साथ बर्मा का भी सेंट्रल बैंक रहा। इवन के पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक भी आरबीआई ही रहा। कब? 1948। नेशनलाइज के बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ। 1 जनवरी, अच्छा ये 49 होगा ना यहाँ पर, 1 जनवरी 1949 है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, 56 नहीं है, 49 में होगा, 56 नहीं 49। नेशनलाइजेशन, हाँ ये इधर से ही लिखा हुआ। ठीक है, तो मतलब बर्मा का भी रहा है, पाकिस्तान का भी कमर्शियल बैंक रहा है, और सॉरी सेंट्रल बैंक रहा है। सिर्फ इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का भी रहा है और बर्मा का भी रहा है। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा था। अगर आप कभी 1850 का कभी मैप उठा के देखोगे ना, तो आपको तब रियलाइज होगा ये जो छोटे छोटे देश इंडिया से अलग हो रखे हैं ना, नेपाल, भूटान, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तकरीबन सब इंडिया के अंदर ही, पूरा इंडिया की टेरिटरी के अंदर आता था, बहुत बड़ा था। तो मोस्टली ये एरिया ये जो ना पंजाब से निकला हुआ एरिया, अगर आप पुराना देखोगे ना, तो उसमें जो पंजाब था ना, वो सिर्फ पंजाब ही इतना बड़ा था। उस टाइम पे जो पंजाब का ही जो एरिया था ना, जो क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा था। जब पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के अंडर होता था, सबसे ज्यादा खुशहाल था उस टाइम पे पंजाब। मतलब इंडिया पे कब्जा होने के बावजूद भी जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया पे कब्जा कर लिया था, लेकिन उस टाइम पर भी जितनी देर तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहा, उस टाइम तक पंजाब पे अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाए। 1939 आई थिंक 40 में जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है, तब जाके उन्होंने पंजाब पे कब्जा किया था, पंजाब को कंट्रोल किया। अब कभी आपको मौका मिले ना, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ के देखिए। मतलब ऐसे इंडिया के बहुत सारे, महाराणा प्रताप है, या जितने भी हैं इंडिया के जो बड़े बड़े हुए हैं ना, जिन लोगों ने अपने देश के लिए काम किया, अगर आप उनकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, हाँ शिवाजी महाराज हुआ, महाराणा प्रताप हुआ, और भी बहुत सारे, मतलब पूरे इंडिया में बहुत सारे हैं। तो इन्होंने मतलब किस तरीके से स्ट्रगल किया। 1750 के बाद की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, 1947 तक जो पूरा स्ट्रगल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सारी चीजें समझने को। अब मंगल पांडे को आप मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, लेकिन वो वैसे बता। उसके बाद आता है सेंट्रल बोर्ड। अब इसका ना एक स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि आपके पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो सेंट्रल बैंक है या रिजर्व बैंक है, इसको कंट्रोल या इसके जो अफेयर्स होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। इसके द्वारा इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बोर्ड अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस बोर्ड के अंदर कितने मेंबर हैं? 20 मेंबर होते हैं। कितने लोग होते हैं? 20 लोग होते हैं। 20 लोग होते हैं। क्या होते हैं? 20 लोग होते हैं। तो 20 मेंबर हैं, और वो 20 नंबर किस तरीके से बनाए गए हैं? The management is vested by the Central Board of Directors, which has 20 member are as given below. एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर, और कितने साल के लिए लिया जाता है उनको? 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, एक मेन गवर्नर हुआ और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और सभी को कितनी देर के लिए अपॉइंट किया जाता है? 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो इनकी वर्किंग होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सुजेशंस पे ये काम करती है। और ये जो 4 डायरेक्टर हैं, ये 4 अलग अलग एरिया में काम करते हैं।
बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और न्यू दिल्ली। मतलब मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और न्यू दिल्ली, याद रख सकते हो। दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और चेन्नई, डीसीबीसी जो मेट्रो सिटी। उसके अलावा 10 और डायरेक्टर्स हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और एक सरकार का ऑफिशियल भी होता है, जिसका ना तो टेन्योर फिक्स होता है और ना ही उसके पास वोटिंग राइट होती है, बस वो इन मीटिंग्स का हिस्सा बनता है। सिर्फ जैसे होता है ना, स्पाई छोड़ रखा होता है, वो बस शांति से बैठ के ऑब्जर्व करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस वो ऑब्जर्व करता है। उसका कोई टेन्योर नहीं होता। बाकी सबका टेन्योर कितनी देर का है? 4 साल के लिए। मतलब बाकी सबको कितनी देर के लिए अपॉइंट किया जाता है? 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अभी उसका कोई टेन्योर नहीं होता। बाकी सबका टेन्योर कितनी देर का है? 4 साल के लिए। मतलब बाकी सबको कितनी देर के लिए अपॉइंट किया जाता है? 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर पढ़ने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। यू नीड नॉट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई का स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमें उस स्ट्रक्चर को जानने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिए कि जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के, इनका और इनके नीचे 4 जो डिप्टी गवर्नर हैं, इनकी मीटिंग साल में 6 मीटिंग होनी कंपल्सरी। 6 मीटिंग। कितनी मीटिंग? 6 बार। मतलब हर 2 महीने में एक बार इनका मिलना जरूर। हर 2 महीने में ये मोस्टली मिलते हैं। जब क्या होता है, जब अब क्योंकि अब तो पहले क्या होता था, पहले क्वार्टरली जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्वार्टरली इसको चेक किया जाता था, लेकिन अब नहीं होती है, वो तो बाय मंथली होती है। लेकिन अभी जो रिसेंटली हुई है ये जुलाई के एंड में, तो वहाँ पर उसके जो रेट्स हैं उसको सेम ही रखा गया। वो जो रेपो रिजर्व रिवर्स रेपो रेट वगैरह को क्या किया जाता है, जो चेंज करने की बात होती है, तो वो सब डिसीजन आरबीआई के द्वारा ही लिए जाते हैं। ये सब डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा लिए जाते हैं। एक साल में 6 मीटिंग्स का होना जरूरी। उसके बाद आता है लोकल बोर्ड। चारों रीजन में लोकल बोर्ड है और हर बोर्ड में 5-5 मेंबर्स होंगे, कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स ईच। मतलब आगे लोकल बोर्ड है हर बोर्ड, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और इनकी भी टेन्योर कितना होगा? 4 साल का होगा। द लोकल बोर्ड रेंडर एडवाइस टू सेंट्रल बैंक एंड आल्सो परफॉर्म बाय द सेंट्रल बोर्ड। तो अब ये क्योंकि देखो इंडिया के 4 हिस्से हैं, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो सभी एरिया में एक जो बोर्ड अपॉइंट किया है और वो अपने रीजन की वर्किंग को देखता है और फिर मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सुजेशंस देते हैं कि इस पर्टिकुलर हमारे एरिया में इन सारी चीज़ों पे काम होने की ज़रूरत है, हमारे एरिया में इन सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो वो सब लोकल बोर्ड्स के बारे में क्या करते हैं? सुजेशंस देते हैं, बताते हैं। उन सब लोकल बोर्ड्स के बारे में बताते हैं। फंक्शंस तो ये सिर्फ एडवाइस करते हैं अपने अपने एरिया के बारे में, ठीक है। अपने एरिया से बाहर जाके ये काम नहीं करते। इसी वजह से तो ये लोकल बोर्ड हुए ना। ये लोकल बोर्ड क्यों हुए? ये लोकल बोर्ड है ही इस वजह से क्योंकि ये अपने एरिया के बारे में बात करते हैं। दे only talk about their area only their, अपने एरिया के लोगों के बारे में ये बात करते हैं, लोकल एरिया पे ही बात। BFS Board for Financial Supervision. The Reserve Bank of India perform financial supervision under the guidance of Board of Financial Supervision. तो एक बोर्ड बनाया जाता है BFS। कब बनाया गया? 1904 में। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसी चीजें पेपर में पूछी जाती है। 94 में एक बोर्ड बनाया गया फाइनेंशियल सुपरविजन के लिए, पैसे की देख रेख के लिए, पैसे की संभाल के लिए, एज अ कमिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिसका मेंबर कौन है? इसके मेंबर कौन है? इसके मेंबर हैं जो भी आरबीआई के डायरेक्टर हैं, 5 तो समझ लो ना, एक मेन डायरेक्टर और जो 4 डिप्टी डायरेक्टर, तो 5 से मिलकर वो बोर्ड बनता है, ठीक है। उसकी वर्किंग है वो उन 5 लोगों के द्वारा क्या की जाती है? कंट्रोल की जाती है, उन 5 लोगों के द्वारा देखी जाती है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएफएस इज टू अंडरटेक कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर कंप्राइजिंग कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। तो ये किसको देखता है? ये कमर्शियल बैंक्स, नॉन कमर्शियल बैंक्स,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं उनको ये देखते हैं कि कहीं पे कोई घपला तो नहीं हो रहा। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये बोर्ड मतलब देख रहे हैं ना, इररेगुलरिटीज तो नहीं है। जैसे हर बैंक के लिए आपको पता है एनुअल अपनी जो एनुअल बैलेंस शीट्स होती हैं वो आरबीआई के पास सबमिट करनी जरूरी होती है, पता होगा, इतना तो पता होगा। डॉक्यूमेंट्स है वो आरबीआई के पास उनको ईयरली सबमिट करने पड़ते हैं। इवन के आरबीआई के पास पावर है, कभी भी जाके बोल सकते हैं, कभी भी जाके बोल सकते हैं कि अपनी डिटेल दिखाइए, कि अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, अपनी ये वर्क बुक दिखाओ, अपना डेली जर्नल दिखाओ, जो भी एक्टिविटीज होती है उन सब चीजों को कंट्रोल, ताकि किसी तरीके की कोई वो ना हो। मतलब ये भी 2 साल के लिए बनाया जाता है, जिसको हेड कौन करता है, गवर्नर, और बाकी जो 4 गवर्नर होते हैं उसके मेंबर होते हैं। अब अगर आपने स्कैम 1992 मूवी वेब सीरीज देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको वो देखनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी करके देख लो, 2 दिन में एक एपिसोड देख लो, 15 मिनट आधा घंटा निकालो, लेकिन उससे ना आपको डेली जो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा समझ आएगा। और अभी तो आई थिंक 2003 वाला जो डेली का स्कैम है उस पर भी एक वेब सीरीज आ रही है सितंबर में या कुछ, पता नहीं कब, उसका ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ। अगर आप उसको देखोगे ना तो उससे भी आपको ये समझ आएगा कि ये जो झोल चल रहा था ना, ये जो झोल चल रहा था इतना सारा, ये झोल किस तरीके से हुआ, आरबीआई ने इसको किस तरीके से टैकल किया, आरबीआई को ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली, या आरबीआई की आंखों के सामने ये सारी चीजें कैसे हुई। वेब सीरीज का नाम है स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी। और अभी तो तेलगी वाला है वो 2003 में किया गया था, वो तो उससे भी बड़ा स्कैम था, वो भी आएगी। एक्चुअली मैंने उसकी स्टोरी सुनी, द हर्षद मेहता स्टोरी। और अभी तो तेलगी वाला है वो 2003 में किया गया था, वो तो उससे भी बड़ा स्कैम था, वो भी आएगी। मैंने उसकी स्टोरी सुनी हुई है तेलगी की, लेकिन वेब सीरीज में देखते हैं ना तो थोड़ा और डिटेल में आपको पता चलता है। हाँ, हर्षद मेहता वाला 1992 वाला नेटफ्लिक्स पे तो नहीं है, आई थिंक कुछ सोनी लिव करके है, कुछ मिल जाएगी इधर उधर से देख लेना, जैसे भी हो। अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, मतलब टाइम वेस्ट नहीं है, सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कल को क्लासेस बंद करके बोलो कि नहीं सर आज तो आपने वेब सीरीज देखने को बोला, सुबह से शाम तक वेब सीरीज देख रहे हो। आराम से देखो, एक एपिसोड देखो एक दिन में आराम से जब छुट्टी कर रहे हो, और उसके बाद 10-11 एपिसोड है, तो आराम से शांति से सारे एपिसोड। तो ये बताया नहीं, ये वो बताया हुआ कि वही इसके लिए अलग से बंदे नहीं है, वही 5 लोगों की ये टीम होती है, जिसमें से 4 हैं जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं और एक जो मेन डायरेक्टर है, उन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बस टाइमिंग है वो आपकी 2 साल होगी। स्कैम 2003 अभी आनी है, ये ना स्कैम 1992, मतलब जिसने स्कैम 1992 ने को डायरेक्ट किया था, थी उसका नाम भी हर्षित कुमार कुछ इसी तरीके का, उन्होंने ही ये 2003 की वेब सीरीज को भी क्या किया है, डायरेक्ट। और उस वेब सीरीज की ना जो सबसे बड़ी खासियत है ना, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, जो बीजीएम है, तो एडिक्टेड है बहुत ज्यादा। आप नॉर्मली वो चलता है ना, आप अपने आप ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती है। 2003 में भी वही आई थिंक उन्होंने बीजीएम का इस्तेमाल किया, 2003 में भी उसके रेफरेंस होंगे, वो जुड़ेगा, वो मतलब वहां से कड़ियां जुड़े। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन है तो अच्छा, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब पता है क्या होता है? एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है ये पोजीशन इस पर्टिकुलर बंदे के लिए रिजर्व रहती है। रिजर्व रहने का मतलब क्या हुआ, जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? पीएम ऑफ इंडिया। अब पीएम ऑफ इंडिया का मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा मोदी जी रहेंगे, जो भी उस टाइम पे हमारा प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो उसका चेयरमैन होगा, वो उसका चेयरमैन है, जो करंट में हमारे पीएम, जो हमारे करंट में पीएम। हाल ही नहीं देखी अभी तो, मैंने रिसेंट कोई वेब सीरीज नहीं देखी, तो वॉकिंग डेड देख रहा हूँ, उसके वो देखने नहीं देता कुछ और, 11 सीजन है, चौथे 5 में पे हूँ आई थिंक, और कुछ देखा ही नहीं, मुझे लगता है 1 महीना हो गया। वो एडिक्टेड ही बहुत है, मजा ही बहुत आता है उसमें दिन में 1-2 एपिसोड देख लेता हूँ, छोटे छोटे एपिसोड है 35 मिनट के, तो भाई बढ़िया हो, उसमें ज़ॉम्बीज़ वो सब सर्वाइवल वगैरह है ना, इस वजह तो वो। और इसमें क्या है, और ये साल में कितनी बार मिलते हैं, ये
12 बार 12। It consider inspection report and other supervisory issue placed before it with the supervisory department। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये सारे बैंक्स की जो वर्किंग है उसको देखते हैं। मैंने ब्रेकिंग बैड का एक एपिसोड देखा, मेरा इंटरेस्ट नहीं हुआ, सच्ची बताऊं। लोग बोलते हैं सर वो बहुत ही मस्त सीरीज है, सर ऐसा बोलते हैं लोग कि सर ब्रेकिंग बैड जैसा कोई शो बना ही नहीं है। मैंने उसका एक ही एपिसोड देखा और मेरे को जमा ही नहीं, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं है। चलो फिर ये वाला टॉपिक अभी रहने दो, ठीक है, ये वाला टॉपिक रहने दो, क्योंकि इसमें ना ये सही नहीं बना हुआ। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस पर मैं अभी क्रॉस लगा रहा हूँ। ये पूरा टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसकी सब्सिडीज हैं वो कुछ चेंज हुई हैं, और इवन कि इस बार इसमें से एक जो सवाल आया था ना वो गलत था, उसके बोनस मिले हैं, ठीक है। ये पुराना डेटा है, इसमें नेशनल हाउसिंग बैंक को भी इसकी सब्सिडी लिखा हुआ है, तो मैं ये इसको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब सारा कंटेंट आप जो मैं कल आपको दूंगा अपने वो पढ़ना। जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये 2019 तक इसकी सब्सिडी था, लेकिन फिर 19 में इसको पूरे का पूरा 20,000 करोड़ में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था, अपने अंडर ले लिया। 20,000 करोड़ में इसको क्या कर लिया, जो हमारी सरकार है उसने क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया, ठीक है। ये एक टॉपिक है, वो आपको कल पढ़ाऊंगा, इसको इससे पढ़ने की जरूरत है, कल पढ़ाऊंगा। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ RBI। देखो ये पढ़ो ना पढ़ो इससे कोई मतलब नहीं बनता। RBI की कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, हर बैंक के जो डिपार्टमेंट होते हैं उसी तरीके के डिपार्टमेंट का नाम लो, फंक्शन अपने आप आपके सामने आ जाए। अच्छा जी, इशू डिपार्टमेंट है जो नोट इशू करता है, बैंकिंग डिपार्टमेंट है जो बैंकिंग डिपार्टमेंट जो बैंक्स की वर्किंग है, डेवलपमेंट है जो बैंकिंग को प्रमोट करने का काम करता है, बैंकिंग ऑपरेशंस है जो बैंक की ऑपरेशंस को, समझ रहे हो ना? तो ये पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और पेपर में भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि देखो अब रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स है, ये थोड़ी पूछेगा कि भाई इसमें से बताओ रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है वो कौन सा काम करता है। अरे भाई नाम में लिखा हुआ है कि वो रिसर्च करेगा, है ना, नाम में लिखा हुआ है कि वो रिसर्च करेगा, नाम में ही लिखा हुआ है कि वो रिसर्च करेगा, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर हो गया, RBI सर्विस बोर्ड हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन हो गया, या कुछ भी आप इसको बोल सकते, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स अगर आप इसके गो थ्रू बनाते हो, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो इसको, नॉलेज के लिए आप इसको एक बार पढ़ सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इससे इधर से सवाल नहीं आते, जो सवाल आते हैं जहाँ से वो अभी आपको पढ़ना, यहाँ से सवाल बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है RBI, ये वो वाला जो 16 नंबर का एक सवाल आता था जिसमें 8 पेज भर के आते थे, याद है? 16 नंबर का सवाल होता था, 8 पेज भरने होते थे। पीछे वाले को बोलते यार हेडिंग बता दे, बीच तो मैं लिख लूँ, यही करते थे, बस हेडिंग बता दे, अंदर तो मैं लिख ही लूँगा, ऐसे ही करते थे। यार हेडिंग बता दे, बस बीच तो मैं बना लूँगा, क्रिएटिव तो बहुत है, बस हेडिंग बता दे। तो सबसे पहले तो मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन का सारा काम इसी में, कन्वर्ट करना पैसे को पैसा बनाना और पैसे को दुनिया से भगाना, ये दोनों काम RBI की। 2000 का नोट देखा, दिखता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। कब देखा था आखिरी बार 2000 का नोट? निकल चुका है, गायब हो चुका है ना? तो 500 का नोट है, मतलब समझ रहे हो ना? तो वो सब चीजें RBI करती है। फॉरेन एक्सचेंज का पूरा कंट्रोल RBI के पास है। जब मैं आप लोगों को फेमा और फेरा पढ़ाऊंगा, या फेमा और फेरा, जब आप लोगों को फेमा और फेरा पढ़ाऊंगा तो फेमा और फेरा में आप लोग पढ़ोगे किस तरीके से जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है उसकी सारी वर्किंग, इसकी फॉरेन एक्सचेंज की सारी वर्किंग इसके अंडर आती है, RBI के अंडर। फॉरेन एक्सचेंज में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि जो किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज कैसे काम करेगा, कौन कौन सी चीज़ों पे काम करेगा, वो सब किसके अंडर आता है? वो RBI के अंडर आता है। देन प्रमोशन ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट नेशनल एंड रीजनल लेवल। तो ऑब्वियसली बात है ये, क्योंकि देखो जो
वो बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। जो पूरा इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है वो किसके अंडर आता है सर? वो आरबीआई के अंडर आता है। इसमें तो किसी को भी दिक्कत नहीं, पूरे का पूरा बैंकिंग सिस्टम आरबीआई के अंडर आता है। तो बैंक क्या करेगा, कैसे करेगा, वो सब चीजें कौन डिसाइड करता है? वो आरबीआई के द्वारा। तो वो सब चीजें आ जाएंगी। दूसरा, ऑथोराइज्ड एंड गवर्नमेंट टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सरकार सुजेशंस लेना चाहती है तो किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास। सभी यहाँ पर आप एक पीछे पॉइंट पढ़ के आए थे, उसको दोबारा थोड़ा सा याद करो। गिल्ड एंड सिक्योरिटी बताया था। गिल्ड एंड सिक्योरिटीज कौन सी सिक्योरिटीज हैं सर? ये वो सिक्योरिटीज हैं जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। किसकी सिक्योरिटीज है सर? ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है। किसकी सिक्योरिटीज है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है। लेकिन इशू कौन करता है? इशू कौन करता है? आरबीआई। सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की है लेकिन गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। इशू करने की जिम्मेवारी किसको दी गई है? आरबीआई को दी गई है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सेविंग थ्रू प्रमोशन ऑफ बैंकिंग हैबिट। लोगों के अंदर जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन है, लोगों को बैंक की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि कुछ सेविंग है वो हमारी बैंक में पड़ी रहे, जो हमारी कुछ सेविंग है वो बैंक में होती रहे। तो वो सेविंग के लिए आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि बैंकिंग फैसिलिटीज देनी जिससे हमें सेविंग हो। बिल्डिंग अप अ साउंड एंड एडिक्वेट बैंकिंग एंड क्रेडिट स्ट्रक्चर। देन evolving a well differentiated structure of institutions for providing credit for agriculture and allied activities। वो बता था priority lending sector, PLC, PLS, lending sector, priority lending sector। तो प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर क्या बोलता है? वो इसी चीज के बारे में बोलता है कि जो पैसा जाना चाहिए या जो आपको प्रमोशन करनी चाहिए वो कौन से सेक्टर की करनी चाहिए? पहले उन सेक्टर्स की करो जिसके साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार, बहुत सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। उस चीज पे काम करने की जरूरत है। बाकी किसी चीज पे आपको काम करने की कोई अभी फिलहाल जरूरत नहीं। यू नीड नॉट टू वर्क ऑन द सम अदर। एग्रीकल्चर है, डेवलपमेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इन सब चीजों के बारे में क्या करता है? ये बात करता है। इन सब चीजों के बारे में बताओ। पीडीएफ बेटा डाउनलोड कर लोगे तो कैसे चले जाएगी? जितनी आपने पीडीएफ बनाई है उसको अपने फोन में डाउनलोड सेव कर लो, लैपटॉप में डाउनलोड कर लो। सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है? ऐसे अन अकेडमी की पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली तो सब्सक्रिप्शन खत्म भी हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके फोन में आ जाएगी ना लैपटॉप, वो तो एक टूल है, उसके अंदर थोड़ी ना आप सेव करोगे बेटा। वो आपका क्या है? एक टूल है। उस टूल का इस्तेमाल करके आप पीडीएफ से रिलेटेड काफी सारी चीजों को कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है जी? बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कल शाम को 7 बजे इसको कंटिन्यू करेंगे। परसों और चौथे आपकी मार्केटिंग की क्लास है।